हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है टेस्ट सीरीज 6 डे 9 है। आज शेक्सपियर, मिल्टन, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, एमसीक्यूज। और इस वाले पेपर में आपको ये पेपर हमारा मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें हमने आंसर्स भी दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम तो मैं वेस्ट करने की सोचती नहीं हूँ, कभी हो जाया करो तो माफ़ कर दिया करिए। आप बड़े हैं, आप लोग माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो छोटे लोग हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी किसी से ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे जो है ना वो चीज़ अच्छी, मुझे लगता है कि अगर लोगों को मैं पसंद होंगी तो अपने आप करेंगे। उससे मुझे खुद ही पता चल रहा है पीपल डोंट लाइक मी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, पता है, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता, उसके बावजूद भी मैं आकर यहाँ पढ़ा के जाती रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर नॉट लाइकिंग मी। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज पब्लिश्ड इन। सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज 1623। द आंसर इज सी, 1623। Which of the following plays is generally considered to mark the beginning of Shakespeare's great tragic period? सी जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑस्लो या किंग लियर। कौन से प्ले को ये माना जाता है कि इसने जो है वो शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजिक पीरियड को स्टार्ट करा था वो ऐसा माना जाता है ना कि हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, मकबेथ। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो हैमलेट आता है, तो इसीलिए इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो हैमलेट है। Not marble, nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme। बताइए ये लाइन जो है आपको कौन से सोनेट में देखने को मिलेगी। अब आप में से बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई अब लाइन पूछी तो जा नहीं रही है, तो भाई अगर बात ये है ना कि पेपर का तो नहीं पता ना किसी को भी क्या आएगा। तो ये सोनेट नंबर 55, विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 55 की लाइन है। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। इन विच प्ले डज द कैरेक्टर ऑफ मेलवोलियो अपीयर। मेलवोलियो जो है वो जिसके थ्रू प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया गया है। द आंसर इज बी, ट्वेल्थ नाइट। दैट इज ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर। ये अभी पीजीटी में पूछा गया था, लेकिन इसका कुछ और पूछा गया था। ये लाइन जो है ये मकबेथ की लाइन है। ये है भी मकबेथ की लाइन है, जब अपनी वाइफ की डेथ पर बोलता है कि लाइफ, जिंदगी क्या है, एक वॉकिंग, चलती फिरती शेडो है। Which of the following statements about Shakespeare's problem play is most appropriate? They are all based on Roman history. Problem plays का they combine elements of comedy with grave ethical issues. They are all written in prose rather than verse. They exclude any element of romantic love. तो इसका सही जवाब है बी, कि वो हैं तो प्रॉब्लम प्लेज, उसमें कॉमेडी है लेकिन उसमें ग्रेव एथिकल इश्यूज हैं। जैसे चाहे आप उनके प्रॉब्लम प्लेस में लेते हैं तो आप चाहे मेजर फॉर मेजर हो, चाहे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल हो, या ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा हो। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज प्राइमरली रिटन इन। शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनिस है, जो उनका माय फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन है, वो किस में लिखी हुई है? वीनस एंड एडोनिस। मुझे लग रहा है ये गड़बड़ हो गई है, इस वाले ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। 6 लाइन स्टैंजा में है। ये क्वेश्चन में मैं चेक कर रही हूँ, गड़बड़ हो गई है। यस, ये ना ये इसमें गड़बड़ हुई है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ आ गई है। ये इसमें से कोई सा भी नहीं है। शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम जो है वो वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजाज में है। ये पूरी की पूरी पोएम 6 लाइन स्टेंजा में है, और इसमें इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और 1593 की पोएम है, और इसमें 10 सिलेबल्स पर लाइन है। गड़बड़ कैसे हो गई ये वाली?
चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर? हैमलेट, टाइटस एंड्रोनिकस, द स्पेनिश ट्रेजेडी, द टेम्पेस्ट. सही जवाब है इसका द स्पेनिश ट्रेजेडी. स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस किड का वर्क है, जो शेक्सपियर का वर्क नहीं है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इस क्वेश्चन को भी पहले समझिए फिर करिएगा कि टू बी और नॉट टू बी दैट इज द, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीमोरॉन का है या एंटीथीसिस है? ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए इसमें कन्फ्यूज़न ही हो जाती है. वैसे तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पर इसमें कई सारी एक फिगर ऑफ स्पीच जो है उसमें आ जाती हैं कि टू बी और नॉट टू बी में. इसमें जो मेन है वो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ जो है वो जोड़े गए इसमें. तो ये इसमें एंटीथीसिस भी है और रिटोरिकल क्वेश्चन भी है. और इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो है. देखो पहली तो इसमें एंटीथीसिस है क्योंकि दो ऑपोजिट जो स्टेटमेंट्स उन्हें साथ में रखा गया है. इसके अलावा इसमें एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी है. रिटोरिकल क्वेश्चन इसमें ऐसे है क्योंकि इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड बट द आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसे इंटेरोगेशन भी कहते हैं. और इसके अलावा इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है एपोरिया. एपोरिया का मतलब होता है व्हेन द पर्सन इज इन डिलेमा, तो वहाँ एपोरिया. तो ये इसमें तीन फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस भी है, रिटोरिकल क्वेश्चन भी और एपोरिया भी है. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन? देखिए क्वेश्चन देखिए फिर बताइएगा. एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 10. मैंने ऑप्शन इसलिए खोल दिए हैं कि पहले आप लोग देख लें फिर उसके बाद मुझे बताएं. तो फटाफट आप लोग मुझे, कंधे में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्या हो गया. एंड द आंसर इज, देखो इसका आंसर है आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मकबेथ, नहीं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस टेम्पेस्ट तो लास्ट में आएगा ना. कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594, जूलियस सीजर 1599. तो सबसे पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स को लेते, कॉमेडी ऑफ एरर्स, फिर उसके बाद आएगा जूलियस सीजर. कोई सा भी नहीं है इसमें, तो फिर वही गड़बड़ हो रही है. सबसे पहले कॉमेडी ऑफ एरर्स, फिर जूलियस सीजर, फिर मकबेथ और फिर उसके बाद टेम्पेस्ट. ये कैसे गड़बड़ कर दी इन्होंने? क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो रखी है. कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस सीजर, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस सीजर, मकबेथ, टेम्पेस्ट. हाँ तो सही तो दे रखा है, बी तो है. मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है. तो कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594, 1594, 1599 जब ग्लोब थिएटर खुला था तो सबसे पहला जो प्ले था वो यही था. मकबेथ है 1606 और टेम्पेस्ट है 1610. ये इसी तरीके से है. तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका बी होगा. द आंसर इज बी. ठीक है. तो कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस सीजर, मकबेथ एंड द टेम्पेस्ट. ठीक है जी. चलो आगे बढ़ते हैं. जॉन मिल्टन्स लिसिडस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग. सबसे सामने ही दिख रहा है. तो ये एक लिसिडस जो है ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग. पेपर का लेवल बहुत सिंपल है, दो एक क्वेश्चन ही होंगे जो थोड़े बहुत जो हैं आपको दिमाग चलाएंगे और कुछ नहीं है. पैराडाइज लॉस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, देखो भाई पैराडाइज लॉस्ट जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो वो 10 बुक्स में आई थी. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1660, 67, 1674 और 10 बुक्स में कब आई थी. ये क्वेश्चन होते हैं ना केवल दिमाग पे जोर डालने के लिए होते हैं. दस बुक्स में जब आई थी तो आई थी 1667 में, है ना. 10 बुक्स में आई थी 16, सबको पता है वैसे ये चीज़.
Which of the following books of Paradise Lost contains the war in heaven and the fall of the rebel angel? जो यहाँ पर चला भाई, ये बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 6 है या बुक 10 है, क्योंकि मीडिया रस से शुरू हुई पोएम है ना। तो मीडिया रस से वाली शुरू हुई पोएम में आपको यही चीज़ जो है ध्यान रखनी होती है कि भाई जब एडम और ईव को ही जो है वो बुक 4 में इंट्रोड्यूस करा गया था। तो इसके सोचिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स द वॉर इन हेवन एंड द फॉल ऑफ द रिबल एंजल्स। देखिए सोचिए कौन सी है, क्योंकि मीडिया रस से स्टार्ट हुआ था। एंड दैट इज बुक 6। बुक 6 है, इसका सही जवाब है बुक 6। 3 दिन तक युद्ध चला था, 9 दिन तक फॉल हुआ था। और यहाँ पर जो बुक 6 है इसका आंसर इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है जी, तो बुक 6 है आपका। स्पेक्टेकुलर वॉर इन हेवन के बारे में बताया गया है कि कैसे 3 दिन तक तो वॉर चला था और 9 दिन तक जो फॉलन एंजल्स था उनका फॉल होता रहता। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री एग्जाम्प्लीफाइज विच वर्ड्स फॉर्म? राइम्ड हीरोइक कपलेट्स, ब्लैंक वर्ड्स। मिल्टन ने पूरा का पूरा जो वो लिखा है वो लिखा किस में है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। जो मिल्टन के वर्क को क्या कहा जाता है, इसके स्टाइल को क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्टाइल। दैट इज ब्लैंक वर्ड्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। मिल्टन एरियोपेजिटिका इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मिल्टन की एरियोपेजिटिका जो है वो फ्रीडम फॉर प्रेस है, तो इसका सही आंसर है आपका अ ट्रीटाइज एडवोकेटिंग अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज अ सोनेट दैट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स। तो मैं 20 क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ज्ञान की बात करूंगी आप लोगों से, जो मुझे पता किसी को पसंद नहीं आती है, मगर क्या करें पंचायती भी लोगों के साथ करनी पड़ती है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज अ सोनेट दैट रिफ्लेक्ट मिल्टन्स। स्टोइक एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि जो सोनेट होता है ना, जो पेट्रियार्कन सोनेट होता है, पहली 8 लाइन में एक क्वेश्चन आता है और नीचे की जो 9 से 14 लाइन है ना वो उस क्वेश्चन का आंसर देती है। जैसे एलिजी में होता है ना, शुरुआत पेसिमिज्म से होती है और एंड जो होता है वो एक्सेप्टेंस पे होता है। इसी तरीके से स्टोइक एक्सेप्टेंस ऑफ एक्यू बट पेशेंस टू प्रिवेंट है कि, तो यहाँ पर ये है कि दैट इज स्टोइक एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लाइंडनेस। Identify the figure of speech in the sentence. The silence was so loud that it deafened him. Irony, oxymoron, litotes, या जो है ये आपका ज़्यूगमा। The silence was so loud कि आप यहाँ पे देखें साइलेंस भी बोला जा रहा है और कि द डेफनिंग साइलेंस, तो ये ना दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं है। So the answer is oxymoron. The child is the father of man. ये एक पैराडॉक्स है, ये एक पैराडॉक्स है, ये एक कहावत भी है और जितनी भी जो कहावतें होती हैं एक्चुअली वो पैराडॉक्स होती ही हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये जो टर्म है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का गया हुआ है। माई हार्ट भाई, इसमें जो है ये लिया गया है कि द चाइल्ड की इसका मीनिंग क्या है। ये जो है भाई आपका एक एफरिज्म जो है, इसमें एक तरीके से ये एक वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर ये कहने की कोशिश करी है कि जैसे आपके जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आपके एडल्टहुड को शेप करते हैं, तो इसलिए ये पैराडॉक्स है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द फ्रेज अ सी ऑफ ट्रबल्स इन हैमलेट इज एन इंस्टेंस ऑफ। सी को मतलब मुसीबतों को कंपेयर करा जा रहा है समुद्र से, मगर द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन हैव नॉट बीन यूज्ड, तो ये क्या है? दैट इज मेटाफर। द आंसर इज मेटाफर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कियास्मस? कियास्मस क्या डिफाइन करता है? इनवर्जन ऑफ द वर्ड। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। तो ये जो है इन्वर्जन ऑफ द वर्ड्स इन पैरेलल क्लॉजेस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना चाहूँगी, मैं बैठ के बताऊँगी, है ना, ज्ञान की बात बैठ के बतानी चाहिए ना। तो मैं अब दिख नहीं रही हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ इसको।
है ना। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अभी आप लोगों के दिमाग में ही आ रहा होगा, अभी मुझे भी नहीं पता कि ये जो है सेशन, मुझे लगता भी नहीं है कि जो सेशन जो अभी अभी बीएड पास करे हुए हैं, लेकिन आपके जो जानने पहचानने वाले बच्चे हैं या वो है, वो तो आप बता तो सकते हैं। पहली बात, कोई भी व्यक्ति अगर जो है वो बीएड अभी करा है और 23,000 वैकेंसीज़ के लिए अभी से ही जो है कोर्स में एनरोल होना चाहता है, तो मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, अभी किसी को भी नहीं पता कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे एलटी में चेंज हो गया, प्री मेंस आ गया, उससे सारा खेल जो है वो बदल दिया। इसी तरीके से इसमें भी क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कहीं इसमें जीएस तो नहीं आ रही, कुछ क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता। मैं इन चीज़ों पे जब मुझे पता नहीं तो मैं बोलूँ कि अभी मैं इतनी और लोगों की तरह ज्ञानी तो हूँ नहीं इस मामले में। तो मैं इसलिए आपसे कहूँगी कि फ़िलहाल अभी आप वेट करिए, अपने जो आपके जान पहचान वाले हैं उनसे भी कहिए कि भाई लेट द वैकेंसी कम, उसके बाद करें। दूसरी और एक और इसमें ये बात है आपकी कि ये तो हुई। अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो एग्ज़ाम देने जाने में आप लोगों के आज सेंटर्स जो हैं वो आ गए हैं कि कहाँ पर किसका सेंटर पड़ा है। तो सेंटर्स हम लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप में से किसी का भी भाई क्रेडेंशियल्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं पता चल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास ली तो मेरे स्टूडेंट्स कुछ में से कुछ का क्रेडेंशियल्स वेरीफाई नहीं हो रहे थे, तो बड़े परेशान हो रहे थे। आप में से हो सकता है भाई इतने साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका फ़ोन नंबर बदल गया हो, या जब आपने कैफ़े वाले से भरवाया हो तो उसने अपना फ़ोन नंबर या ईमेल डाल दिया। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डालेंगे तो आपका सेंटर जो है वो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, फिर आप और घबरा जाओगे। तो ये आपका एडमिट कार्ड ज़रूर, अगर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, अभी आपकी सेंटर लिस्ट भी आएगी। ठीक है जी। और क्या कहना था मुझे? और मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ कह के फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं खड़ी हो जाती हूँ, अब मुझे पढ़ाना है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एनाग्नोरिसिस डिनोट्स, एनाग्नोरिसिस क्या होता है? पर्गेशन कैथारसिस, सडन रिकॉग्निशन, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, peripetia. The sudden recognition is anagnorisis. That is B, the sudden recognition. Dramatic irony occurs when ड्रामेटिक आयरनी कब होती है? ये क्वेश्चन अभी ऐसा, वैसे तो इतना कोई स्टैंडर्ड पेपर ना आया था पीजीटी का कि मैं उसको कोट करूं, बट फिर भी ड्रामेटिक आयरनी occurs when the audience knows more than the characters about their situation. जैसे ऑडियंस को पता होता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर को ऐसा दिखाया जाता है कि उसे नहीं पता। चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश। हार्डली, हार्डली हैड, हार्डली के साथ लगता है हैड। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। नीदर ऑफ द टू आंसर्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द टू आंसर्स। देखो भाई, इसका सही आंसर ये है कि इसमें आएगा नीदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, क्योंकि नीदर दो में से एक भी नहीं, तो एक का सेंस देता है, तो वर्ब आता है सिंगुलर। समवन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो व्यक्ति पेन और प्लेजर से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे स्टोइक कहते हैं। एपिक्योर होता है जो वन हु थिंक कि प्लेजर इज द, जैसे हेडोनिस्ट होते हैं, लेकिन जो खाओ पियो और मस्त रहो उसमें एपिक्योर्स होते हैं। सिनिक होता है सन की, और प्रेगमेटिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल। Which of the following pairs is correctly matched with respect to Shakespeare's heroines and plays? Desdemona is in Othello, Portia the Merchant of Venice, Viola और Cordelia। तो आपका सब सही जो जवाब है वो है आपका दैट इज पोर्शिया। पोर्शिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है।
द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन, ऑल कॉम्पैक्ट अकर इन, कि पागल, प्रेमी और कवि कल्पना की डोरी से बंधे हुए हैं। ये थीसियस की लाइन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। वॉट इज इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज, आपको तो सब कुछ नाम में ही है, और ये जो है ये किसने कहा है, ये जूलियट की लाइन से। दिस इज अ लाइन स्पोकन बाय जूलियट। वॉट इज इन अ नो नेम। Which of the following is not correctly matched? Prospero, Tempest, Iago, Othello, Shylock, The Merchant of Venice, Edmund, The Taming of the Shrew. Edmund King Lear में है, Taming of the Shrew में नहीं है, Edmund is in King Lear. शेक्सपियर द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, रेप ऑफ ल्यूक्रीस जो है वो उनकी एक कहानी कहती हुई पोएम है 7 लाइन के स्टैंजा में। इट इज इन 7 लाइन स्टैंजा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेक्सपियर सोनेट। पहला, दे वर नॉट ऑल एड्रेस टू डार्क लेडी, बहुत थोड़े से ही हैं, 127 से 152, एक से लेकर 126 तक तो फेयर यूथ को है। पेट्रियार्कल राइम स्कीम नहीं है। फिर क्या है, दे आर लार्जली रिटन इन iambic pentameter. The line all the world is a stage and all men and women merely players appear in, ये लाइन एज यू लाइक इट जो कि शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है उसकी लाइन से, all the world is a player and all men and women are merely players. Which one of the following groupings consists entirely of Shakespeare's Roman plays? And that is Julius Caesar, Coriolanus and Antony and Cleopatra. ये शेक्सपियर के रोमन प्लेज है। द आंसर इज ए। Out, out, brief candle. Here candle in Macbeth signifies. Out, out, brief candle. Here candle signifies. That is candle जो है it is a symbol of human life. Candle is the symbol of human life. Milton's Mask, Comus was composed for performances. Milton का मास्क जिसकी जो थीम है वो चेस्टिटी है, it was composed at Ludlow Castle. In Lycidas, the image of the two-handed engine at the door has often been interpreted as an allusion to. The two-handed engine at the door. ये लाइन कई बार आ चुकी है, क्वेश्चन भी आ चुका है, और मतलब मैं पूछ चुकी हूँ, कहीं कहाँ आ चुका है, मैं पूछ चुकी हूँ इसे। ठीक है, देखो ये जो टू हैंडेड इंजन है ना, ये डिवाइन वेंजियंस और जस्टिस का है। इसमें जो सेंट पीटर है, जो सेंट पीटर है और द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, वो रिब्यूक कर रहे हैं करप्ट क्लर्जी को। करप्ट क्लर्जी को जो है वो रिब्यूक कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर करप्ट रिलीजियस लीडर्स जो हैं, जो लोगों के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत डिवाइन रेट्रीब्यूशन जो है वो झेलना होगा। Which of the following is a prose work by Milton defending the execution of Charles I? ये है आपका the tenure of kings and magistrate. That is the tenure of kings and magistrate. Paradise Regained focuses primarily on.
पैराडाइज रीगेन जो है वो क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस, क्राइस्ट टेम्पटेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? और वो आपको सामने ही दिख रहा है, दैट इज मेलवोलियो, ही इज अ कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। In Paradise Lost, which character advocates open war against heaven in the infernal council? ये पहले भी हो चुका है कि मेमन कहता है क्या ज़रूरत पड़ रही है लड़ाई करने की, और ओपन जो है वो कौन कहता है, मोलोक जो है वो करता है, मोलोक मेरे थोड़ा दर्द हो रहा है कंधे में, तो उसे अभी क्लास ली नहीं जा रही है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत तेज कंधे में दर्द होना शुरू हो गया है मेरे। इसका आंसर है आपका दैट इज़ मोलोक। तो मैंने सोचा तो था कि पूरे क्वेश्चंस कर दूंगी, मगर 50 क्वेश्चन करवा देती हूँ। मुझे पता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है कि हमें पता नहीं क्या कुछ मिले, हमें लोग बहुत एडमायर करें, कुछ करें, मगर मुझे ना बहुत अफसोस होता है कि इतना साल मुझे करते हुए हो गया, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जनता की कसौटी पे खरी उतरूं और लोग मुझे भी उतना ही जो है पसंद करें जितना और वो करते हैं। हाँ, मैं उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकती, बहुत भाई सब अपनी अपनी जगह सही है, मैं कोई फालतू की बातों पर पढ़ना नहीं चाहती, बट आज मुझे कभी कभी ये लगता है आपको पता है इतना बढ़िया रिजल्ट DSSB का रहा, कल 50 थे, आज 70 स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया है कि हम ई डॉसियर भर रहे हैं। यानी आप खुद सोचिए, DSSB में जिसमें 800 सीट थी और 1500 लोगों को बुलाया गया, उसमें से 70 ने हमको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम जो है ई डॉसियर भरेंगे, यानी कि हम शॉर्टलिस्ट हो गए। अब वो तो ईश्वर जानता है, क्योंकि हम लोग उससे पहले नहीं दिखाते हैं किसी का भी कि जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, और वो भी जब हमें स्टूडेंट्स भेजते हैं ना कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, तब हम लोगों को बताते हैं कि भाई हाँ ये हमारे स्टूडेंट का हो गया। तो कभी कभी ये लगता है कि क्या फ़ायदा है, मतलब फिर मैं ये सोचती हूँ मैं भी तो अपना फ़ायदा देखती हूँ ना, कि मुझे लोग पसंद करें और वो करें। अब नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस चीज़ से एक लोग जिसको मुझे पसंद करें ना करें, ये चीज़ देखकर जो है कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस जो हैं दिमाग में जाएंगे ही जाएंगे। तो बस यही है कि आप लोगों को अगर इससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो वही मेरे लिए बहुत है, बाकी तो जीवन है, चलता रहता है, अगर जीवन रहे तो बेटर टू। आपको पता है, क्योंकि ना जब भी कोई व्यक्ति आज के समय में एक चीज़ ये हो रही है कि यदि लोगों के अंदर इतनी बिटरनेस है दूसरे को लेकर, कि अगर कोई ये कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इतनी बिटरनेस है, मुझे समझ में नहीं आता इतनी नेगेटिविटी और इतनी बिटरनेस लोगों के अंदर क्यों है। सबको अपने काम से काम होना चाहिए। अगर इफ़ समवन इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि कहते हैं ना, ये एक यूनिवर्स का लॉ है कि इफ़ यू अप्रिशिएट समथिंग और इफ़ यू फील हैप्पी फॉर समथिंग तो दैट थिंग कम्स टू यू ऑटोमेटिकली। और अगर आपको जिस चीज़ में आपको आनंद आता है ना, वो आपको चीज़ मिलती है। अगर आपको दूसरों की बिचिंग करने में मज़ा आता है या दूसरों को नीचा दिखाने में मज़ा आता है, तो ऑब्वियसली दैट विल कम बैक टू यू कि दिस इज़ कर्मा। और अगर दूसरे के दुख में खुशी होती है तो वो भी चीज़ है कि जिस चीज़ में खुश हो रही है वही आपको मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि इतनी बिटरनेस क्यों, एग्ज़ाम देना है और वो भी हम टीचर्स के अंदर, इतनी बिटरनेस क्यों, क्यों है इतनी बिटरनेस? खुद से सवाल पूछिए, इतनी बिटरनेस क्यों आ रही है आजकल? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन एग्जाम्प्लीफाइज सैटर्न्स प्राउड। कि वो जो सैटर्न का कैरेक्टर सबसे बढ़िया कैरेक्टर है, मुझे भी बहुत कैरेक्टर कि प्राउड एंड डिफायंस एंड परवर्टेड हीरोइज्म। और सैटर्न जो है वो एक जिसको कहा जाता है कि वो एक एंटी हीरो है, और जिसे बायरॉनिक हीरो कहा जाता है। चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी का मतलब होता है पार्ट फॉर होल और होल फॉर पार्ट। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, सिनेक्डोकी है। ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहाँ हैंड्स से पूरे ह्यूमन बीइंग को बताया जाता है, तो ये आपका सिनेक्डोकी है। डेथ, बी नॉट प्राउड, ये आपका अपोस्ट्रोफी है। क्रूएल्टी हैज अ ह्यूमन हार्ट, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ जो आएगा ऑल हैंड्स ऑन डेक, द आंसर इज बी। ही इज अ लायन इन द बैटल फील्ड इज अ केस ऑफ, ही इज अ लायन, लायन से कंपेयर किया है मगर कंपेरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे हैं, द आंसर इज बी, मेटाफर। द वर्ड्स हिस
बज, बैंग, ये सब क्या बताते हैं, वो ये साउंड दे रहे हैं, तो दैट इज ओनोमोटोपिया. The rhetorical device in which a question is asked not to elicit an answer but to make a point is, वही मैंने अभी आपको बताया, to be or not to be, that is the question and that is rhetorical. और rhetorical question का ये एक और नाम interrogation भी होता है. Identify the sentence with correct usage of article. He is an European. She wants to become an honest teacher. The honesty is the best policy. He is the best player. देखो इसमें गलतियाँ क्या है. यूरोपियन जो है ना, दैट द साउंड इज यू, और यू वॉल नहीं होता है, ऊ वॉल होता है, तो एन नहीं आएगा, ए आएगा. शी वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ओ है, तो इसीलिए यहाँ एन बिल्कुल सही है. ऑनेस्टी एक जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑनेस्टी के आगे द नहीं लगेगा. ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है. शी इज़ प्रोफिशिएंट डैश बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच. नहीं क्या हो रहा है, इतना कंधे में दर्द क्यों हो रहा है, कभी कभी तो मुझे डर लगता है सब चीज़ ठीक है या नहीं है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ एक्चुअली. ही इज़ प्रोफिशिएंट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच. द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मूव हेवन एंड अर्थ, धरती और आसमान हिला देना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, that is to make every possible effort and the answer is B. and the last question, आज वैसे 75 थे मगर मुझसे हो नहीं पा रहा है, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों कंधे में बहुत दर्द होना शुरू हो गया. synonym for intransigent, synonym for intransigent is that is flexible, yielding, uncompromising या indifferent, and that is intransigent. क्योंकि इतना एक्चुअली क्या है ना, अगर एक भी वर्ड में भी, मैं पहले यही सोचती थी कि इतना जो है ना वो कैब से तब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत आसान आ रहा है ना, तो एक एक क्वेश्चन जो है ना वो वैल्यू रखता है. तो इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समवन हु इज़ कम्प्लीटली अनविलिंग टू चेंज हिज व्यूज़ एंड दैट इज़ कि झुकने का नहीं. तो ये आपका 50 क्वेश्चंस हुए हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट, 75 कराने थे, नहीं हो पा रहे हैं, कंधे में बहुत दर्द हो रहा है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल.